अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव टू एग्जांपल्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? बहुत सिंपल, ऐसा ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर भी दिखलाता हो और बेसिक नेचर भी दिखलाता हो, यही होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आंसर में क्या लिखेंगे, अ मेटल ऑक्साइड इज व्हिच इज एसिडिक as well as basic in nature. Basic in nature is called amphoteric oxide. Okay? एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? ऐसा मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर का भी हो और बेसिक नेचर का भी हो, इसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। दो एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। दो एग्जांपल, आपका जिंक का ऑक्साइड दिया जा सकता है ZnO, और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड दिया जा सकता है Al2O3। अब बात उठता है कि ये दोनों एग्जांपल तो सही है, लेकिन कब ये एसिडिक नेचर दिखाएगा और कब ये बेसिक नेचर दिखाएगा, इसको समझते हैं। अगर आप किसी एम्फोटेरिक ऑक्साइड जैसे कि जिंक ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराइए, ध्यान दीजिए HCl, जब कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है तब इसका नेचर बेसिक होता है, और जहां इसको आप बेस से रिएक्ट कराइए ZnO को NaOH से, तब ये एसिड के साथ बिहेव करेगा। एक बार फिर से समझते हैं, जब कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बेस के जैसा बिहेव करता है, और जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड के जैसा बिहेव करता है। एग्जांपल लेकर देखते हैं, तो हम HCl एसिड को रिएक्ट कराते हैं जिंक ऑक्साइड के साथ, तो ये एसिड के साथ बेस बन गया। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा देखा जाए, तो ये ZnO प्लस HCl से बनेगा ZnCl2 प्लस H2O। ओके, यहाँ बैलेंस कर लिया जाए, ZnCl2 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप NaOH देख रहे हैं, ये हमारे पास है बेस। बेस से जब जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये एसिड के जैसा बिहेव करेगा। प्रोडक्ट क्या देगा, ये बनाएगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2O, इसमें भी वाटर बनेगा। आगे देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 था, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो कैसे होगा भाई, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को पहले आप HCl से रिएक्ट कराइए, तो HCl हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एसिड है HCl। जब एसिड है तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक। बेसिक क्या प्रोडक्ट देगा, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड देगा AlCl3 प्लस क्या बनाएगा H2O। ओके, इसको बैलेंस कर लेते हैं, 3 क्लोरीन 3, ये 3 तो नहीं हो सकता है, इसको 6 कर दिया जाए, ठीक है, और यहाँ 2 कर देते हैं, 2 3 जा 6, यहाँ 3 2 जा 6, 3 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एक बार फिर से Al2O3, अब इसको करा देते हैं बेस के साथ रिएक्ट। कैसे रिएक्ट कराते हैं, बेस। हम लोग क्या जानते हैं, एसिड के साथ बेसिक और बेस के साथ एसिडिक। तो अब ये हमारे पास है क्या, बेस। तो बेस रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये एसिड के जैसा बिहेव करेगा। एसिड या एसिडिक लिख सकते हैं, एसिड के जैसा बिहेव करता है। इसका क्या कंपाउंड होगा, तो इसका होगा NaAlO2, साथ में बनेगा वाटर। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग सीखे क्या चीज, इसमें हम लोग ये सीखे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ऐसा मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक और साथ साथ बेसिक नेचर दोनों दिखाए। तो एसिडिक बेसिक कब दिखलाएगा, जब आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिक नेचर का होगा, और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडिक नेचर का होगा। कौन सा 2 एग्जांपल लिए, जिंक ऑक्साइड को और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। जिंक ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करके ZnCl2 और H2O बनाता है, और NaOH के साथ सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और वाटर बनाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर बनाता है, और वहीं NaOH के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करके बनाता है NaLO2 और वाटर बनाता है। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि आप 2 मेटल्स का नाम बताइए जो डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और 2 ऐसा मेटल का नाम बताइए जो डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। ओके, इसको पहचानने का बड़ा सिंपल तरीका है, रिएक्टिविटी सीरीज में देख लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके ऊपर जो एलिमेंट्स होगा वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा डाइल्यूट एसिड से, और जो इससे नीचे होगा वो हाइड्रोजन के साथ, वो डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। एग्जांपल ऊपर हम लोग ले सकते हैं किसका, हम लोग ऊपर ले सकते हैं जिंक को और आयरन को ले लेंगे, और इससे नीचे में कौन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, मरकरी हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, एंड गोल्ड हो सकता है। ओके, बनाकर देख लिया जाए। तो हम लोग सबसे पहले किसका एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले जिंक का एग्जांपल लेते हैं। Zn सॉलिड प्लस डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा रहेगा, डाइल्यूट रहेगा। इसके साथ रिएक्शन करके बनेगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ओके,
अपवर्ड एरो से दिखा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं आयरन को, Fe रिएक्ट करेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट के साथ और क्या करेगा, ये आपका बनाएगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। ओके, ये ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जो डिस्प्लेस नहीं करता है, देखते हैं एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं सिल्वर को। सिल्वर सॉलिड रिएक्ट नहीं करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं किसको, गोल्ड को, Au सॉलिड प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करना पसंद नहीं करता है। इसमें क्या होगा, नो रिएक्शन। ओके, नो रिएक्शन लिखेंगे, इसमें भी क्या होगा, नो रिएक्शन होगा। ओके, नो रिएक्शन। ये सब चीज कहां से डिसाइड होता है, किस बात से डिसाइड होता है, देखिए हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा उसका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है या उससे कम है। अगर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा तो वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा डाइल्यूट एसिड से, और अगर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा तो वो डिस्प्लेस नहीं करेगा हाइड्रोजन गैस को उसके एसिड के साथ। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में आप किस मेटल का एनोड बनाइएगा, किस मेटल का कैथोड बनाइएगा और किस मेटल का सॉल्ट लीजिएगा एज ए इलेक्ट्रोलाइट। चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम लोग जो इलेक्ट्रोड में एनोड लेते हैं वो कौन सा होता है, वो इम्प्योर मेटल का होता है। इम्प्योर मेटल का बना होता है और कैसा होना चाहिए, ये थिक इलेक्ट्रोड होना चाहिए। थिक यानी कि मोटा, थिक इलेक्ट्रोड, थिक मेटल प्लेट होता है। उसके बाद कैथोड क्या होता है आपका, कैथोड जो होता है वो थिन एंड प्योर मेटल का बना होता है। कौन सा मेटल का बना होता है, जिसका आपको रिफाइनिंग करना उसी मेटल का प्योर फॉर्म में थिन पतला मेटल का रॉड लेते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम लोग को जिस मेटल को प्यूरिफाई करना है उसी मेटल का सॉल्ट लेते हैं। ठीक है, सॉल्ट ऑफ मेटल एम कौन सा मेटल को माना जाएगा, वो मेटल को माना जाएगा जिसका कि आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करना है। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में लेते हैं, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए एक हम सिस्टम तैयार करते हैं, इसमें हमारे पास एक मोटा सा प्लेट होगा जिसको कि हम लोग कहेंगे क्या, एनोड कहेंगे। और ये किसका बना रहेगा, अगर हम एग्जांपल कॉपर का लेते हैं तो ये इम्प्योर कॉपर होगा। कैसा कॉपर होगा, इम्प्योर कॉपर होगा। दूसरी तरफ एक पतला सा मेटल का प्लेट लेंगे जो कि क्या रहेगा, कैथोड रहेगा। ठीक है, और कैसा रहेगा, ये प्योर कॉपर का बना रहेगा, ये प्योर कॉपर मेटल का रहेगा। और साथ में इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो कौन सा रहेगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट रहेगा कॉपर का सल्फेट CuSO4। ध्यान से देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को फिर से। पूछा गया है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में कौन सा एनोड होता है, कौन सा कैथोड होता है और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एनोड जो होता है आपका इम्प्योर मेटल का होता है और थिक मेटल का प्लेट होता है। देखिए इसमें थिक मेटल का प्लेट दिख रहा है, एनोड है और इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर कॉपर है। अगर हम लोग एग्जांपल लें कैथोड का तो थिन होता है, पतला होता है और प्योर मेटल होता है, प्योर कॉपर का बना रहेगा। और इसके भीतर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा रहेगा, इसमें प्योर कॉपर सल्फेट ही सॉल्ट लेंगे। जिस मेटल का आपको रिफाइनिंग करना है उसी का मेटल का सॉल्ट लेते हैं। ओके।